सो इन दिस टॉपिक अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसके मेन अगर हम ईयर्स की बात करें तो 1870s में हमने मेनली डिससेटिस्फेक्शन की बात की। देन इन 1905 हमने बंगाल पार्टीशन की बात की। 20s में हमने, अगर हम 20s का ईयर चले, देन रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। फिर उन 20s में आगे 22 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उनकी बात की है ना, 22 में जब कॉल्ड ऑफ कर ली गई थी। देन 1930 में हमने रेजोल्यूशन की बात की, दैट रेजोल्यूशन फॉर पूर्ण स्वराज वाज टेकन। अब इसके बाद 37 में हमने किसकी बात की थी? अभी ये कुछ इयर्स है, हम यहाँ पे 42 में तो हमने बात की थी ना क्विट इंडिया मूवमेंट, कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी आफ्टर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ भी ब्रेक किया था उससे पहले ना। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। यस बेटा। 37 में क्या हुआ था? हाँ जी अकुल। यस मैम, यस 1937 में मैम इलेक्शंस हुई थी। यस वेरी गुड। तो 1937 में इलेक्शंस हुए थे, और इस टाइम पीरियड में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज थी दैट वाज हैपनिंग आल्सो। और क्या हो रहा था इस टाइम पीरियड में? हाँ जी मैम, वर्ल्ड वॉर 2 1939 to 1945। यस। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट इज आल्सो हैपनिंग इन दिस टाइम। जब ये आप 37 में इलेक्शंस हुए थे तो उसी टाइम पीरियड में वॉर भी चल रही थी, और उसी वॉर में ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ इंडियन एक उन्होंने डिमांड रखी थी दैट वी विल कोऑपरेट यू, बट यू हैव टू फ्री इंडिया आफ्टर द वॉर इज ओवर। कि जब वॉर खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आप हमें उस टाइम पर इंडिपेंडेंस दे दोगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पर उनकी बात नहीं मानी, है ना। तो वो उन्होंने बात नहीं मानी, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन। मेनी ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स हैव रिजाइन फ्रॉम दैट डे। ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ओके, तो इसमें अब जो हमारी डिस्कशन थी इसी टॉपिक में, वो हम क्विट इंडिया मूवमेंट में आई थिंक हमने स्टार्ट कर दी थी, है ना। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दी है कि नहीं की रही अभी? हाँ जी हरमन, अभी हम अपनी नेशनल मैम यस हमने कर दी है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट। ओके, तो नेशनल मूवमेंट में वी हैव लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करके अब ब्रिटिशर्स के ऊपर और दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया है दैट नाउ दे हैव टू क्विट इंडिया, ठीक है। सो नाउ ब्रिटिशर्स दे मस्ट क्विट इंडिया। और इसी तरह ये जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन में भी हमने पढ़ा था, लोगों ने अपने अलग अलग टाइटल सिंबल्स जो उनको मिले हुए थे वो उन्होंने गिव अप कर दिए, है ना। और पूरे कंट्री में, अब ऑल ओवर कंट्री में ये जो चीजें थी ये फैल रही थी, ठीक है। और कई जगह पे तो लोगों ने अपनी गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश कर ली थी कि अब हम ब्रिटिशर्स की बात सुनेंगे ही नहीं, है ना। धीरे धीरे मतलब अलग अलग एरियाज में सभी लोग ये जो मूवमेंट थी ये स्प्रेड कर रही थी। और लेकिन गांधी जी का एक ही इसमें प्रिंसिपल कि प्रोटेस्ट करना है चाहे आप मर जाओ, बट यू हैव टू फाइट नॉन वायलेंटली, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड मतलब बाय द एंड ऑफ 1943 जब ये मूवमेंट स्टार्ट होगी ना, 42 में महात्मा गांधी और लीडर सबको अरेस्ट भी कर लिया गया। तो बाय द एंड ऑफ 1943 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, 1,000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। तो ये कुछ डाटा है जो हमें मिला है, ठीक है। तो इतने लोग जो थे वो अरेस्ट हो गए या पुलिस फायरिंग में मर गए। कई बार क्राउड्स के ऊपर मशीन गन से ऑर्डर दे दिया जाता था फायरिंग का, ठीक है। लेकिन
फिर भी ये जो रिबेलियन थी, ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, ये नहीं रुकी। अब इसी टाइम पीरियड में ये क्विट इंडिया मूवमेंट भी चल रही है, सबको जब अरेस्ट कर लिया गया तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई, है ना, जब सबको अरेस्ट कर लिया गया लीडर्स को। तो उसी के बाद अब 1940 के टाइम, मतलब इसी टाइम पीरियड में जब ये 42 में ये मूवमेंट चल रही थी ना, उधर 37 में इलेक्शन हुए थे। 37 में इलेक्शन के बाद 39 तक जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो कांग्रेस लीडर्स ने रिजाइन कर दिया। उसी टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स को टाइम मिल गया मुस्लिम लीग को थोड़ा और पैम्पर करने का, और उन्होंने मुस्लिम लीग को, जहां पे कांग्रेस ने रिजाइन किया था, उन्होंने मुस्लिम लीग के लीडर्स को वहां पे प्रोविंसेस में बना दिया कि अब आप यहाँ पे काम देखो। और उसी टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन जो था वो पास किया। जैसे कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया था 1930 में पूर्ण स्वराज का, कि अब हमने पूर्ण स्वराज लेना है, इसी तरह मुस्लिम लीग ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया डिमांडिंग द इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड की कि अब हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए। लेकिन ये जो उसकी डिमांड थी ना इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो किसके लिए? फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स के लिए। तो अब ये मुस्लिम लीग की एक, हम कह सकते हैं उसकी एक नया स्टेप था जो उसने लिया। अब क्यों लिया वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मुस्लिम का स्टेट उन्हें कहाँ कहाँ चाहिए? इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, स्टेट्स चाहिए, दो चाहिए। एक नॉर्थ वेस्ट रीजन में और दूसरा ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन में बांग्लादेश, असम वाला सारा एरिया, और नॉर्थ वेस्टर्न में जो पाकिस्तान वाला, प्रेजेंट पाकिस्तान वाला एरिया। उन्होंने रेजोल्यूशन में इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात की, पार्टीशन की बात नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की या पार्टीशन वर्ड को यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये रेजोल्यूशन ले लिया कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक अलग से अपनी अरेंजमेंट चाहिए, ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, इनके लिए, मुस्लिम्स के लिए हमें अलग अरेंजमेंट चाहिए। ठीक है, तो इट मींस अब इस 1940s में कांग्रेस के काफी लीडर्स, उन्होंने पहले रिजाइन कर दिया था। उसी रिजाइन के टाइम पीरियड में मुस्लिम लीग को और मौका मिल गया। अब उस इलेक्शन में एक और बात हम डिस्कस करते क्या हुआ था। तो मुस्लिम लीग ने अपना रेजोल्यूशन भी 40 में कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद मुस्लिम जो थे, मतलब 30s के बाद से ही जो मुस्लिम थे ना, वो अपने आप को एक सेपरेट नेशन की तरह देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हिंदू यहाँ पे मेजॉरिटी में है, ठीक है, और हमारे बीच में ये हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे। कई जगह पर हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ी टेंशन भी देखने को मिली, तो इसलिए भी ये उनका आइडिया थोड़ा और हम कह सकते हैं कि और ज्यादा मजबूत हो गया उनका आइडिया। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना, अलग अलग, जिनके भी हमने नेम इस मूवमेंट में लिए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस के नेम के बारे में बताया गया है, तो एक बार इनको रीड कर लेना। अब इलेक्शंस की हम बात कर रहे थे कि 1940s में उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि अब हमें जो यहाँ पे एक मुस्लिम जो माइनॉरिटी है हमारी, तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो अगर हम इनके साथ, हमारे इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि एक ब्रिटिशर्स ने उनको कुछ एरियाज रिजर्व भी किए हुए थे फॉर मुस्लिम एरिया, वेयर मुस्लिम्स कैन वोट ओनली। ये हमने पिछले पहले भी पढ़ा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी उनके लिए सीट्स रिजर्व भी की थी। ऊपर से 37 में 11 प्रोविंसेस में से 7 में तो कांग्रेस को सीट्स मिल गई थी। ये भी उन्होंने देखा कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में, तो ये भी उनको लगा कि नहीं, कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा मेजोरिटी में है। तो ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए 1937 के, इससे मुस्लिम लीग की ये जो नोशन था ना कि सेपरेट नेशन होना चाहिए, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्यों हो गया? ताकि मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर मिले। एक और चीज थी
कि यूनाइटेड प्रोविंसेस, हमने बात की ना कि मुस्लिम जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड था, बंगाल, देन बंगाल प्रोविंस अलग था, यूनाइटेड प्रोविंस अलग था, सेंट्रल प्रोविंस अलग था, ठीक है। तो ये सारे जो एरियाज थे अलग अलग यहाँ पे इलेक्शंस होते थे। जो यूनाइटेड प्रोविंस वाला एरिया था वहां पे भी मुस्लिम लीग थोड़ी और ज्यादा, हम कह सकते हैं कि अनॉयड हो गई थी, परेशान हो गई थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की वहां पे मेजोरिटी थी, कांग्रेस की मेजोरिटी थी, और मुस्लिम लीग ने बोला कि हम एक जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बना लेते हैं, ठीक है, इकट्ठी गवर्नमेंट बना लेते हैं हम। तो जैसे कोलिशन गवर्नमेंट होती है, तो हम कोलिशन गवर्नमेंट बना लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या कर दिया, उनकी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एक तो कांग्रेस वहां पे मेजॉरिटी में थी, ऊपर से उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया वो वैसे आपकी बुक में नहीं दिया हुआ। तो कांग्रेस ने रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि कांग्रेस वहां पे लैंडलॉर्ड जो थे वो पूरा जमींदारी सिस्टम उसको खत्म करना चाहती थी, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो उन लैंडलॉर्ड्स को ज्यादा सपोर्ट करती थी। तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर हम ही यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम पहले इसको फोकस करेंगे, ये रीजन था। तो इसलिए आपस में यहाँ पे टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो प्रोविंशियल इलेक्शन है 1937 के, इसमें मुस्लिम लीग और ज्यादा अनॉयड हो गई। और दूसरा जो कांग्रेस थी वो भी हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स को अपने और अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। जो लोग थे वो उनके फेथ को नहीं गेन कर पा रही थी। जो मुस्लिम मासेस थी वो यही समझती थी कि लीग ही सिर्फ उनकी एक ऐसी एसोसिएशन है जो उनको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो उनका जो सपोर्ट था वो कांग्रेस को नहीं मिल रहा था मुस्लिम्स का, तो ये भी कांग्रेस का एक फेलियर ही था, ठीक है। और जब 1940s मतलब जब 1939 में उन्होंने रिजाइन कर दिया और 40s के बाद जब लीडर कांग्रेस कई लीडर्स को जेल में भी डाल दिया गया है ना, ऊपर से 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट भी थी, तब भी कई लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। और उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिश ने लीग के साथ अपनी जो नेगोशिएशंस थी, टॉक्स थी, वो जारी रखी, ठीक है, उसको ज्यादा अपने फेवर में करने की कोशिश की, और मुस्लिम्स ने भी उनको काफी सपोर्ट किया, ठीक है। और आपस में मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हम कह सकते हैं जो उनकी आपसी बातचीत होती थी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अब इसी के बाद जो पहले तो 37 में इलेक्शन हुए, फिर एक और इलेक्शन आए नेक्स्ट 1947 में 46 में सॉरी 46 में फिर इलेक्शन हुए प्रोविंसेस के, ठीक है। अब तो बिल्कुल क्लोज आ गया टाइम, है ना। तो 46 में जो इलेक्शन हुए उसी टाइम पे 46 में ही उसी टाइम पे कैबिनेट मिशन भी भेजा गया था इंडिया में, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था। तो इस इलेक्शन में भी मुस्लिम को सिर्फ वही सीट्स मिली जो कि उनके एरियाज रिजर्व थे, ठीक है। जो सीट रिजर्व थी ना मुस्लिम्स की, उन्हीं एरियाज में ही जो मुस्लिम लीग थी उसको ज्यादा सीट्स मिली, बाकी एरियाज में नहीं मिली। तो मुस्लिम लीग को भी लगा कि हाँ इन एरियाज में हमारी जो है वो बहुत पकड़ अच्छी है, तो हम ये मुस्लिम भी हमारे साथ में ही है, लेकिन बाकी एरियाज में हम माइनॉरिटी में है, तो बाकी हिंदू मेजोरिटी में है। कांग्रेस जो है वो मेनली हिंदू पार्टी है, नो डाउट उसमें मुस्लिम लीडर्स भी थे, लेकिन ये उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू पार्टी है तो हमारी तो माइनॉरिटी रह जाएगी, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। एक ये इलेक्शन का रिजल्ट था 46 का। ऊपर से 46 में ही ब्रिटिश कैबिनेट ने एक यहाँ पे मिशन भेजा था। उस मिशन ने क्या करना था, ये डिसाइड करना था कि अगर अब हम इनको इंडिपेंडेंट कर देते हैं, इंडिपेंडेंस दे देते हैं, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया कैसा होगा, ठीक है। तो 46 में ब्रिटिश कैबिनेट ने एक मिशन भेजा कि जो भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होगा एक फ्री इंडिया का, तो वो कैसा होगा, इंडिया को हम फ्री कर देते हैं, इंडिपेंडेंस दे देते हैं, ठीक है, तो उसका एक फ्रेमवर्क कैसा होगा। तो इस कैबिनेट मिशन ने तो बोला था कि यहाँ पे हम 3 प्रोविंसेस बना देते हैं। एक तो ये जो मुस्लिम लीग के हैं दो, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न रीजन में 2 एरियाज मुस्लिम एरियाज हैं, एक हिंदू एरियाज है, तो यहाँ पे हम 3 प्रोविंस बना देते हैं,
ठीक है, 3 प्रोविंस बन गए, इनकी अलग अलग गवर्नमेंट होगी और उन गवर्नमेंट की एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी जो कि सिर्फ बाहरी एक्सटर्नल अफेयर्स को देखेगी और ये प्रोविंसेस अपना अपना काम देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो उनका पूरा फ्रेमवर्क था ना, इस पे ना तो मुस्लिम लीग एग्री हुई, ना ही इस पे कांग्रेस एग्री हुई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमने यूनियन में ऐड ही नहीं होना। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या कहती थी? मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम बिल्कुल ही इस यूनियन से बाहर हो जाए, हम इंडिया के साथ रहे ना। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड ना हो, हमारा इस यूनियन से हम अलग हो जाए। ठीक है, और कांग्रेस वो भी नहीं चाहती थी कि इस तरह की, वो चाहती थी कि अगर कुछ एरियाज इस यूनियन में और ऐड होना चाहते हैं तो वो भी हो जाए। ठीक है, कि पहले से ही आपने 3 ग्रुप बना दिए कि बस यही 3 ग्रुप हैं, और इस तरह तो किसी को भी ये प्लान उनका पसंद नहीं आया, कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। अब यहाँ पे सारी सिचुएशंस हो गई। मुस्लिम लीग ने हमने क्या डिसाइड कर लिया कि अब उन्होंने एक मास एजिटेशन स्टार्ट कर दी फॉर विनिंग इस पाकिस्तान डिमांड, कि कांग्रेस तो किसी बात पे भी मान नहीं रही है, अब हमने क्या करना है, अपनी पाकिस्तान की डिमांड है, इसको लेना ही लेना है। तो 16 अगस्त 1946 को उन्होंने ये डायरेक्ट एक्शन डे जो था ये डिक्लेयर कर दिया। और फिर इस दिन क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे अलग अलग जगह राइट स्टार्ट हो गए। कैलकाटा में बहुत दिनों तक ये जो राइट्स थे ये चलते रहे। ठीक है, कैलकाटा के रीजन में ही, क्योंकि एक साइड पे वहां मुस्लिम मेजोरिटी एरिया हो गया, दूसरी साइड पे हिंदू मेजोरिटी एरिया हो गया, तो बहुत सारे लोग इसमें उनकी डेथ हो गई। और मतलब ये वायलेंस चलती रही। बाय मार्च 1947 दिस स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया and many 100,000 people were killed. Numerous women had to face untold brutalities during this partition. Millions of people, they were forced to flee their homes. ठीक है, and they were homelands, they have to left their homelands, they were reduced to being refugees in other lands. So it means now partition is inevitable. Partition तो होनी ही थी, और उस पार्टीशन के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान दैट वाज न्यू कंट्री वाज बॉर्न। और जो हमारे कंट्री की इंडिपेंडेंस का जो हम कह सकते हैं कि जॉय था, जो सारी खुशी थी, वो किसके साथ मिक्स हो गई थी? एक पेन और वायलेंस ऑफ पार्टीशन। नो डाउट कंट्री की इंडिपेंडेंस का जॉय तो था ही, लेकिन साथ ही साथ इस इतनी सारी वायलेंस और पेन का जो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर था, उससे ये जो हमारी आजादी की खुशी थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई थी। ठीक है, तो अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। सो अब ये इंडिपेंडेंस की मूवमेंट आई थिंक सबको क्लियर हो गई कि हमारी ये जो नेशनल मूवमेंट थी, इस नेशनल मूवमेंट में किसी एक पर्सन का रोल नहीं है, किसी एक लीडर को हम सारा क्रेडिट नहीं दे सकते। सभी लीडर्स ने, सभी नेशनलिस्ट ने, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, सभी ने अपना अपना रोल प्ले किया है हमारी इस फ्रीडम के लिए। ठीक है, और एनी डाउट बेटा टिल नाउ? द फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर द पीपल दे डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल in 1870s and 1880s, कि इन years में जो ब्रिटिशर्स थे वो डिससेटिस्फाइड क्यों थे? हाँ जी, अब आंसर्स के लिए भी हैंड रेस होने चाहिए बेटा सभी के। हाँ जी हरमन। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। Yes, ma'am. There was great dissatisfaction with British rule in the 1870 and 1880. Some of the reasons for dissatisfaction are as follows. They thought that British were exercising control over the resources of India and the lives of its people. Second point, the Arms Act was passed. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms.
Third point, in the same year, the Vernacular Press Act was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government. The act allowed the government to confiscate the assets of newspapers, including their printing presses, if the newspaper published anything that was objectionable. Fourth, the Ilbert Bill was passed, which provided for the trial of British or European individuals by the Indians and sought equality between British and Indian judges in the country. However, the White position forced the government to withdraw the bill. This enraged the Indians further. Okay. तो आपने इसमें 3-4 पॉइंट्स बता सकते हो, ठीक है, वो प्रॉपर पॉइंट्स बना के आपने लिखने हैं, तो पूरा पैराग्राफ के बीच में से ही पॉइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो चलो मैंने पैराग्राफ शो कर दिया था, आपने काफी पॉइंट्स इसके बीच में से रीड कर दिए, तो आपने पॉइंट्स बनाने हैं। फर्स्ट, आर्म्स एक्ट, दिस वाज द रीजन, देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज द रीजन, देन विथड्रॉ ऑफ द इल्बर्ट बिल, दिस वाज द रीजन, ठीक है। तो इसके साथ एक और पॉइंट आपने बोला था, दैट दे वर कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। So this was also one of the reason, the dissatisfaction among the people that was intensified. So the next second question, अब इसमें कि who did Indian National Congress wish to speak for? जो Indian National Congress है, who wish to speak for, मतलब it was a spoken persons of which people, ये किन लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, या who people it speak for? हाँ जी, अकुल एंड परी, कीप योर वीडियो ऑन बेटा। हाँ जी अकुल। Yes. Indian National Congress is a political party formed in Your voice is not clear beta। Akul, your voice is not coming। Yes Pari, keep your video on beta। हाँ जी परी, बोलो बेटा। Yes, ma'am. First point, the need for an all India organization of educated Indians had been felt since 1880. The Ilbert Bill controversy deepened this desire. Then the Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885 to speak for the people of India to the government. Okay. So अब हमने इसमें बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके बारे में बात करना चाहती है, इट विश टू स्पीक फॉर। सो फर्स्टली इट इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ ऑल ओवर ऑल द इंडियंस। किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को इसने रिप्रेजेंट नहीं किया था जब ये बनी थी, है ना, बिकॉज द डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया केम, तो ये सबको ही रिप्रेजेंट कर रही थी दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इट वाज a national level organization, all India national level organization। और इसमें जैसे इस पॉइंट में भी बेटा आपको हेडिंग में बना हुआ है, द कांग्रेस, हु डिड द कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, है ना, ये हेडिंग में बना हुआ है। तो इसमें भी बताया गया है जैसे ये कि इट all the representatives of all class communities, they were included, not only one community but all the people were included. So it speaks for all the different communities of India, not only for one group, one caste or one religion. It represents whole of India, different class and different communities of India, okay? So you can add this also. So it means this Congress was an all India level organization. So it is the representative body of all Indians, includes all class communities, different religions, not only one community. Clear? So इसी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है।